क्या कभी सोचा है अगर तुम्हारी गाड़ी किसी सुनसान रेगिस्तान में खराब हो जाए, ना कोई नेटवर्क, ना मदद और ना इंसान का कोई नामो निशान, बस चारों तरफ रेत, सन्नाटा और डर जो तुम्हारी सांसें रोक दे। पर क्या होगा अगर उस सन्नाटे को तोड़ने कोई अजनबी आ जाए जो पहली नज़र में मददगार लगे मगर असल में तुम्हारी मौत की वजह बन जाए। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जो जिंदा रहने के लिए लड़ रही है उस जगह जहां हर आवाज़ खामोश है और हर साया खतरा। तो तैयार हो जाएं दोस्तों, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेगिस्तान में फंसी एक औरत की खौफनाक सर्वाइवल स्टोरी। और हाँ, अगर आपको ऐसी थ्रिलर, सस्पेंस और हॉरर मूवी की कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल फिल्म एक्सप्लेन गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको हिला कर रख देगी। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान, गर्म और वीरान से दिखने वाले डेजर्ट से होती है। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हम देखते हैं एक औरत, मैलोरी, जो अपनी गाड़ी चला रही है। सूरज की तेज धूप उसकी आंखों पर पड़ रही है, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह की खुशी नहीं झलकती। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि मैलोरी की सगाई हो चुकी है और एक हफ्ते बाद उसकी शादी होने वाली है। वो शहर से बाहर जा रही है ताकि अपनी बहन एला के घर पहुंच सके। वहीं से शादी की तैयारियां शुरू होनी हैं। लेकिन जितनी कोई दुल्हन बनने वाली लड़की एक्साइटेड होती है उतनी वो बिल्कुल नहीं दिखती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और थकान है, जैसे कुछ अंदर ही अंदर उसे परेशान कर रहा हो। रास्ते में वो अपनी बहन एला से वीडियो कॉल पर बात करती है। एला मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मैल, तुमने बताया ही नहीं, क्या सब सेट है? मैंने अब तक अपनी फ्लाइट की टिकट नहीं ली। पहले तुम पक्का बता दो कि तुम खुश हो ना शादी से? मैलोरी थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ एला, सब कुछ परफेक्ट है। उसकी आवाज में वो सच्ची खुशी नहीं झलकती। कॉल खत्म होते ही उसका चेहरा फिर से उदास और खाली सा हो जाता है। हमें अब भी नहीं बताया जाता कि वो इतनी उदास या उलझी हुई क्यों है। थोड़ी देर बाद वो हाईवे छोड़कर एक सर्विस रोड मुड़ जाती है। असल में वो डेनवर जा रही होती है और उसे लगता है कि ये रास्ता शॉर्टकट होगा, लेकिन यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कई मील तक रेतीले रास्ते पर चलने के बाद अचानक उसकी गाड़ी अजीब आवाज करने लगती है और फिर बंद हो जाती है। मैलोरी नीचे उतरती है, बोनट खोलती है, इंजन चेक करती है, पर सब बेकार। वो बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर इंजन बिल्कुल डेड है। अब वो इस वीरान जगह पर पूरी तरह अकेली रह जाती है। न आसपास कोई इंसान, न कोई गाड़ी और न ही मोबाइल में सिग्नल। वो गाड़ी के अंदर बैठकर इंतजार करती है कि शायद कोई गुजरने वाला दिख जाए, पर वक्त धीरे धीरे बीतता रहता है और सूरज और भी तेज हो जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं। वो थक कर अपनी कार के अंदर बैठी होती है। प्यास लगी है, गर्मी बढ़ती जा रही है। वो एक सोडा कैन उठाती है, खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही कैन खुलता है वो फट जाता है और सारा सोडा उसके कपड़ों पर गिर जाता है। अब वो परेशान होकर गाड़ी के पीछे कपड़े बदलने लगती है। गाड़ी के शीशे से बाहर का नज़ारा सब रेत, धूप और सन्नाटा। वो एक नए कपड़े निकाल ही रही होती है कि अचानक बाहर से किसी की आवाज़ आती है, अरे सब ठीक है वहाँ? मैलोरी चौंक जाती है, जल्दी से मुड़ती है और खिड़की से बाहर झांकती है। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है, क्रिस्टन। वो रेत से ढका हुआ है, शायद पास से ही पैदल आया हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है लगती है, मदद चाहिए? मैलोरी थोड़ा डर जाती है क्योंकि वो यहाँ पूरी तरह अकेली है और सामने एक अजनबी आदमी खड़ा है। उसके चेहरे पर डर और शक दोनों साफ झलकते हैं। क्रिस्टन की गाड़ी के पास झुककर इंजन देखने लगता है। मैलोरी थोड़ी दूर खड़ी होकर उसे देखती रहती है। वो बहुत आसानी और सलीके से हर चीज चेक करता है, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि गाड़ी में क्या खराबी है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो कहता है, लगता है बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। मैलोरी थोड़ी हैरान भी होती है और राहत भी महसूस करती है। गर्मी में पसीने से तरबतर वो अपने माथे से बाल हटा और देखती है कि वो आदमी बिना किसी घबराहट के इंजन को ठीक कर रहा है। कुछ ही देर में गाड़ी का इंजन चालू हो जाता है। मैलोरी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, ओह थैंक गॉड, मुझे लगा आज तो मैं यहीं फंस जाऊंगी। क्रिस्टन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अब तो तुम निकल सकती हो, बस थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना।
मैलोरी उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है और पर्स से कुछ पैसे निकालती है, लेकिन क्रिस्टन सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं रहने दो, तुम्हारा शुक्रिया ही काफ़ी है मेरे लिए। मैलोरी उसकी सादगी से इम्प्रेस हो जाती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद उसे एहसास होता है कि वो आदमी तो पैदल था और इतनी गर्मी में इस वीरान इलाके में वो उसे वहीं छोड़ आई है। थोड़ा सोचने के बाद उसका दिल नहीं मानता। वो ब्रेक लगाती है, गाड़ी मोड़ती है और वापस लौटती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे क्रिस्टन वही रास्ते पर धीरे धीरे चलता दिखता है। वो गाड़ी रोक कर कहती है, सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ सकती हूँ, वैसे भी डेनवर की तरफ ही जा रही हूँ। क्रिस्टन मुस्कुराकर उसकी ओर देखता है और कहता है, वाह, तुम तो बहुत दयालु निकली। वो गाड़ी में बैठ जाती है। पहले पहले तो माहौल शांत रहता है, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही वो बहुत बातूनी साबित होता है। वो लगातार बोलता जाता है, अपनी जिंदगी की कहानियाँ, अपने काम के किस्से और बीच बीच में खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। मैलोरी हल्की फुल्की मुस्कुराहट के साथ सुनती रहती है, पर अंदर से उसे उसकी बातें थोड़ी अजीब लगने लगती है। फिर अचानक उसका लहजा बदलने लगता है। वो कहता है, जानती हो, मुझे लगता है कि किस्मत ने हमें मिलवाया है, शायद ये सब यूं ही होना लिखा था। मैलोरी उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर अब अजीब सी मुस्कान है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो उसे असहज कर देता है। धीरे धीरे उसकी बातें गैर मुनासिब होने लगती है। वो उससे पर्सनल सवाल पूछने लगता है, उसके मंगेतर के बारे में बेहुदा बातें करने लगता है। मैलोरी अब पूरी तरह तंग आ चुकी है। वो गाड़ी रोकती है और गुस्से में कहती है, बस बहुत हुआ, अब नीचे उतरो। लेकिन क्रिस्टन मुस्कुराता है और कहता है, अरे मैं नहीं, इतनी आसानी से नहीं उतरने वाला। अगले ही पल वो अपनी जेब से चाकू निकालता है। मैलोरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, क्या कर रहे हो तुम, ये मजाक नहीं है। क्रिस्टन ठंडे लहजे में कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये मजाक नहीं रहेगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो डर के मारे दोबारा गाड़ी स्टार्ट करती है और चलने लगती है। उसका दिमाग अब सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है, बच निकलने का तरीका। कुछ मिनटों बाद उसे ध्यान आता है कि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आती है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगती है। क्रिस्टन हैरानी से पूछता है, इतनी तेज क्यों चला रही हो? मैलोरी कुछ नहीं कहती, बस सीधा सामने देखती रहती है। अचानक वो तेज मोड़ पर गाड़ी घुमाती है और गाड़ी पहाड़ी के किनारे से नीचे गिर जाती है। गाड़ी कई बार पलटती है और फिर जाकर रेत में उल्टी लटक जाती है। मैलोरी बेहोश सी हालत में गाड़ी की सीट से उल्टी लटकी हुई है। उसका सिर खून से लथपथ है और एक पैर सीट में फंसा हुआ। वो हिलने की कोशिश करती है पर हिल नहीं पाती। दूसरी तरफ क्रिस्टन सीट बेल्ट न होने की वजह से गाड़ी से बाहर फेंका जा चुका है। वो जमीन पर पड़ा है, घायल जरूर है लेकिन जिंदा है और मैलोरी से कई बेहतर हालत में। उसी वक्त उसकी नजर नीचे गिर चुके क्रिस्टन के चाकू पर पड़ती है। वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी क्रिस्टन को होश आ जाता है। वो लड़खड़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ता है, मगर मैलोरी किसी तरह चाकू पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे सीट के नीचे छुपा लेती है। क्रिस्टन को अब समझ आ जाता है कि उसका एक पैर सीट में फंसा है। वो हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा टाइम अब खत्म हो गया है डार्लिंग, और फिर बड़ी बेरहमी से उसे वही उल्टी लटकती हालत में छोड़कर चला जाता है। मैलोरी चीखती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं। रात धीरे धीरे गहराती जाती है। ठंडी हवाएं गाड़ी के शीशे तोड़कर अंदर आने लगती है। वो कांपती हुई अपनी हालत संभालने की कोशिश करती है। इधर उधर देखती है तो कुछ कपड़े पड़े होते हैं। वो किसी तरह खुद को उन कपड़ों में लपेट लेती है। खुशकिस्मती से गाड़ी की बैटरी में थोड़ी पावर बाकी होती है तो वो हीटर ऑन कर लेती है, लेकिन मुसीबत सिर्फ सर्दी की ही नहीं थी, क्योंकि वो जगह एक जंगल के बिल्कुल करीब थी जहाँ से जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो डर के मारे हेडलाइट्स ऑन कर लेती है ताकि जानवरों को दूर रख सके, और ये तरीका वाकई काम करता है। किसी तरह वो खून जमा देने वाली रात काट लेती है, लेकिन सुबह होते ही नई मुश्किल सामने होती है। ना खाना, ना पानी,
पानी और मदद का तो कोई नामो निशान नहीं। दिन गुजर जाता है, फिर रात आती है। वो अब भी उसी हालत में उल्टी लटकती रहती है। अगली सुबह जब वो उम्मीद छोड़ने ही वाली होती है तभी सामने से वही शख्स आता है, क्रिस्टन। मगर अब वो पहले से भी ज्यादा खुश और हेल्दी दिख रहा होता है। उसके चेहरे पे संतुष्टि भरी मुस्कान है, जैसे वो मैलरी की तकलीफ का हर पल एंजॉय कर रहा हो। वो उसके सामने बैठ जाता है, खाने पीने की चीजें निकालता है और उसके सामने खाना शुरू कर देता है। वो कहता है, देखा किस्मत कितनी अजीब होती है ना, एक बार फिर हमें साथ ले आई। फिर वो बताने लगता है कि उसे पास में एक कबिन दिखा है जो इस वक्त खाली है, लेकिन उसे लगता है कि वहाँ एक फैमिली रहती है जो बाहर गई हुई है। वो यह भी कहता है कि मैलरी अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी और यह कहकर वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है, जबकि मैलरी चीखती रह जाती है। तीसरी रात आती है, अंधेरा, ठंड और खामोशी। चारों तरफ मैलरी को अपनी गाड़ी में एक लाइटर मिलता है। वो कुछ चीजें जलाने की कोशिश करती है ताकि थोड़ा उजाला और गर्मी मिल सके। थोड़ी देर बाद वो सो जाती है, लेकिन अचानक उसकी नींद चूहों के झुंड से खुलती है। वो चूहे उसके आसपास रेंग रहे होते हैं। मैलरी गुस्से में आकर एक चूहे को मार देती है। पहले उसे घिन आती है, फिर उसे एहसास होता है भले ये कितना भी बुरा लगे, लेकिन कम से कम खाने के लिए कुछ तो है। वो भूख से मजबूर होकर उस मरे हुए चूहे को खा लेती है। अगली सुबह उसकी आंखें फोन की रिंग से खुलती है। कई दिनों बाद उसे थोड़ी उम्मीद नजर आती है। वो मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रिस्टन वापस लौट आता है। मैलरी फौरन फोन छिपा लेती है। क्रिस्टन फिर से वही कहानी सुनाता है कि वो कैबिन अब खाली नहीं है, वो फैमिली लौट आई है और उसने उन्हें वहीं अंदर बंद कर दिया है। वो कहता है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से निकलने में। वो मुस्कुराते हुए उसका फोन छीन लेता है और फिर उसे एक आरी 100 देता है। मैलरी हैरान होकर पूछती है, क्या मैं इससे दरवाजा काटूं? क्रिस्टन हंसता है और कहता है, नहीं, इससे तुम अपना पैर काटोगी। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है आजादी का। वो ये कहकर चला जाता है। मैलरी उस आरी को देखती रहती है। कुछ देर बाद गुस्से और दर्द से भरकर वो चीख उठती है और आरी को फेंक देती है। रात होती है, प्यास से उसकी हालत और खराब हो जाती है। तभी ऊपर वाला उस पर रहम करता है। बारिश शुरू हो जाती है। वो अपना मुंह खोलकर बारिश का पानी पीती है और थोड़ी राहत महसूस करती है। रेडियो पर आवाज आती है कि बारिश की वजह से सड़कें डूब गई हैं और लोग छोटे रास्तों से निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वापस आकर रुकती है। मैलरी को उम्मीद होती है कि कोई मदद करेगा, लेकिन अफसोस वो गाड़ी क्रिस्टन की ही होती है। वो एक प्लान बनाती है, चूहे का खून अपने पैर पर लगाकर मरने का नाटक करती है, जैसे उसने अपना पैर काटते हुए दम तोड़ दिया हो। क्रिस्टन टार्च लेकर वापस आता है, झुककर देखने की कोशिश करता है और तभी मैलरी अचानक चाकू मार देती है। वो उसकी गाड़ी की चाबियां छीन लेती है, अंदर से गाड़ी लॉक करती है और चाबियां अंधेरे में फेंक देती है ताकि वो ढूंढ न पाए। अब वो उम्मीद करती है कि कोई वहाँ से गुजरेगा और सच में कुछ देर बाद एक गाड़ी रुकती है, पुलिस की गाड़ी। मैलरी पूरी ताकत से चीखती है, लेकिन तूफान की आवाज इतनी तेज होती है कि उसकी आवाज गरज में दब जाती है। उधर क्रिस्टन पुलिस वाले से कहता है कि वो तूफान में घायल हो गया है और उसके पास के कैबिन तक छोड़ दे। पुलिस वाला उसकी बात मान लेता है। मैलरी भी फिर चीखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तेज बारिश और बाढ़ की वजह से उसकी गाड़ी नदी की तरफ बहने लगती है। अब उसे एहसास होता है अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगी। वो उसकी बात को याद करती है जो क्रिस्टन ने कही थी, अपना पैर काटो। पानी बढ़ता है, गाड़ी डूबने लगती है। वो पूरी ताकत लगाकर अपनी टांग काटने की कोशिश करती है। कुछ ही पलों बाद बाढ़ का तेज बहाव गाड़ी को नदी में गिरा देता है। गाड़ी के टकराने से दरवाजा खुल जाता है और उसका पैर आजाद हो जाता है। वो पूरी हिम्मत जुटाकर तैरती हुई पानी से बाहर निकल जाती है, थकी, घायल लेकिन जिंदा। वो एक लकड़ी के सहारे चलने की कोशिश करती है। थोड़ी दूर उसे एक कैबिन नजर आता है जहाँ से किसी की चीखें सुनाई देती हैं। वो उसी आवाज की तरफ बढ़ती है। रास्ते में उसका लकड़ी का सहारा एक भालू के फंदे बेयर ट्रैप में फंस जाता है, मगर वो खुद किसी तरह बच जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसे याद आता है यही वो कैबिन है जिसका जिक्र क्रिस्टन ने किया था। वो धीरे धीरे अंदर झांकती है और हैरान रह जाती है। क्रिस्टन पुलिस वाले को मार रहा होता है और एक लड़की को बंद कर रखा होता है। वो देखती है कि उसने उस फैमिली को भी मार डाला है जो उस कैबिन में रहती थी।
मैलरी धीरे से पुलिस की गन उठा लेती है और अंदर घुस जाती है। वो लड़की को आज़ाद करने लगती है। तभी क्रिस्टन वापस अंदर आता है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने होता है और उसके चेहरे पर वही पागलपन। मैलरी गन उसकी तरफ तानती है और कहती है, बस एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगी। लेकिन क्रिस्टन उस पर झपट पड़ता है। दोनों में जोरदार झगड़ा होता है। इस दौरान मैलरी उस लड़की से कहती है, भागो भागो यहाँ से। वो किसी तरह उससे बच निकलती है। क्रिस्टन उसे ढूंढते हुए कमरे में आता है, लेकिन मैलरी पीछे से हमला करती है और उसे बालकनी से नीचे धक्का दे देती है। वो नीचे गिरता है और उसका पैर भालू के फंदे में फंसकर कुचल जाता है। मैलरी नीचे आती है और वही चाकू उसकी तरफ फेंकती है। वो ठंडे लहजे में कहती है, अब तेरी बारी है। वही मौका मैं तुझे दे रही हूँ जो तूने मुझे दिया था। वो कहती है, तू सही कह रहा था क्रिस्टन, शायद किस्मत ने ही ये सब ऐसा लिखा था। क्रिस्टन दर्द से तड़पता है। मैलरी और वो लड़की सड़क की तरफ निकल पड़ती है। धीरे धीरे तूफान थम जाता है और दोनों अंधेरे में मदद की तलाश में पड़ती हैं। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी मूवी की पूरी कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।